हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, ये तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, सभी छात्र छात्राएं जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है, उनके लिए आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप आज ये भी सीखेंगे किस तरीके से आपको मॉडल पेपर में प्रश्न आए हैं और इसका आंसर किस तरीके से देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और हम अब आज बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की तरफ, क्योंकि इस क्लास में सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर के इंक्लूडिंग होगा। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे, कि इसमें सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ, क्योंकि क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। और आपका जो मॉडल पेपर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको लाभकारी भी सिद्ध होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको बिल्कुल निसंदेह क्लास लीजिए और अच्छे से प्रश्न को तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न का पेपर का प्रश्न है, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा 12 प्रश्न पूछा गया। तो ये सारे प्रश्न हमने इंक्लूड करके एक मॉडल पेपर बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का मॉडल पेपर आपका ये है। इसमें है बीए थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे आप लोग को पूर्ण से दिख रहा है कि बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र एंड एजुकेशन है। प्रश्न पत्र आपको पता ही है, शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से। इसमें आपका टाइम आपको पता है 3 घंटे का होता है। एनईपी का मतलब समझते हैं आप लोग कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, की नई शिक्षा नीति के अनुसार। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। ये सारी आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी चीज़ आपका पुनरावृत्ति है। पहले का फर्स्ट प्रश्न है आपका कि दर्शन शब्द का अर्थ बताएं, कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न अगर देखिए आप तो आपको सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है और ये आपकी बार में प्रश्न में आपके पेपर में ज़रूर आएगा। निदर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। अब इसमें आपको लिखना होगा कि हिंदी भाषा के दर्शन यानी शब्द, दर्शन शब्द जो है जो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी से लिया गया है, यानी कि फिलॉसफी के का रूपांतर है। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों में, एक तो फिलॉस हो गया और दूसरा सोफिया से हुई है, जिनका अर्थ होता है ज्ञान और अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को हम दर्शन कहते हैं, तथा इस कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। यानी कि अगर जो दर्शन शब्द का जो प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा गया, दार्शनिक कहा गया है, जो दर्शन शब्द को। और इसका दैनिक दर्शन शब्द का होता है, यानी फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान का प्रेम, जिसे कहते हैं हम ज्ञान का प्रेम। तो ये होता है आपका पहला प्रश्न। और इसमें प्लेटो जी के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे हम दार्शनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दार्शनिक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दर्शन का व्यापक अर्थ बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। इसमें आपका आता है दूसरा प्रश्न है दर्शन का व्यापक अर्थ। इसमें कि सामान्यतः व्यापक रूप से दार्शनिकों को कोई भिन्न वर्ग नहीं होता है, और वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते रहते हैं। परंतु यदि सावधानीपूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की लंबी यात्रा में प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव करता रहता है, जिनके आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। मात्र इतना ही नहीं, उसे हर समय यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित, सच्चे या झूठे, सुंदर या कुरूप तथा न्याय और अन्याय में क्या होता है, क्या भेद है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति में को नए नए अनुभव होते जाते हैं, वैसे उसके मस्तिष्क में क्यों तथा कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा लेता है,
और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति किसी न किसी रूप से सत्य की खोज करता रहता है, चूँकि सत्य की खोज करना ही दर्शन है। यानी कि दर्शन का व्यापक का मतलब होगा सत्य की जो खोज करता है वही दर्शन होता है। इसीलिए व्यापक दृष्टिकोण के शापेनहावर जी के अनुसार कहा गया है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक हैं। यानी कि संसार के जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जन्मजात ही दर्शन क्या है, दार्शनिक है वह। तीसरा प्रश्न आता है आपका कि शिक्षा दर्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अब इसमें आता है शिक्षा दर्शन के बारे में। शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं? शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। कनिंघम महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। कौन कौन कैसे? जैसे प्रथम दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है, इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है। दूसरे स्थान में दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने की विज्ञान है। इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में महानतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के उन समस्याओं का अध्ययन के लिए छोड़ दिया जो तत्कालिक है और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती है। तो ये होता है शिक्षा दर्शन। उसका फिर चौथा प्रश्न आता है आपका कि शिक्षा का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये आपका। चौथा प्रश्न है, इसमें है आपका कि एडम्स ने अपनी भाषा में लिखा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है जो शैक्षिक प्रक्रिया में संबंधित, यानी कि क्यों जिसे कहते हैं क्यों या जिसे हम कहते हैं व्हाई का उत्तर हमें दर्शन से मिलता है, जबकि शिक्षा क्रियाशीलता से संबंधित होने के कारण कैसे जिसे हम कहते हैं हाउ, यानी कि कैसे का उत्तर देता है। इतना ही नहीं, यह भी सत्य है कि कोई भी प्रयोग सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। तो ये होता है शिक्षा की गत्यात्मक पहलू, यानी कि इसका जो मेन पहलू है यानी कि WH टाइप होता है, क्यों कैसे और कहाँ, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसका फिर आपका आता है पांचवा प्रश्न आता है कि आदर्शवाद क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदर्शवाद किसे कहते हैं। अब आदर्शवाद क्या है कि आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। आंसर में लिखेंगे आप लोग आदर्शवाद में कि आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना है। प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से। राउस महोदय जी का कथन है कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार हैं कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व सभी मानसिक प्रकृति वाले होते हैं और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय यानी कि केंद्र जिसे कहते हैं के अधिक समीप हैं। अतः आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है कि मन के बल यानी कि मस्तिष्क और उसकी क्रिया अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि यह मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है। तो ये हो गया आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब ये होता है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है। छठा प्रश्न है आपका, इसमें आएगा कि प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती और ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही। हाकिम महोदय जी के अनुसार प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन की प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वार्ड जी के अनुसार कहा गया है कि प्रकृति वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है और यह अपरिवर्तनशील नियमों का सर्वोच्च मानता है।
उसके बाद फिर जॉर्ज महोदय जी ने कहा गया है प्रकृति के बारे में कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता है और प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन जो कुछ आध्यात्मिक है और कुछ क्या है अनुभवतीत है, उसे अलग हटा देना। तो यही उसका क्या है, वास्तव में जो कुछ क्या होता है अनुभवातीत होती है। तो ये आपका प्राकृतिक से हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। इसमें लिखना होगा आपको आदर्शवादी शिक्षा में कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन को प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि या विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे यह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है, स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है और मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी को हम आगे बढ़ाना, यही आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। और संक्षेप में अगर कहा जाए तो आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व एवं सामाजिक उन्नति का सहयोग करना होता है। तो ये होता है आपका आदर्शवादी शिक्षा के बारे में। फिर आता है आपका प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य। 8वां प्रश्न है, इसमें आता है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाना है जो प्रकृति से उनके सम्मुख रखे हैं, जिनका व्यक्तित्व और सम्मुख मूल्य रास हैं। तो ये हो गया आपका क्या हो गया प्राकृतिकवादी शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद फिर आपका आता है बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 9वां प्रश्न है सेक्शन ए का आपका बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। बुनियादी शिक्षा आपका आता है जैसे कृषि हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी का काम हो गया, धातु का काम हो गया, दफ्ती का काम हो गया, कताई बुनाई, बागवानी आदि, ये आते हैं बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। और इसका जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों वो आता है आपके इसके अंतर्गत, जैसे आपका कृषि से संबंधित हो गया आपका, उसके बाद में फिर आपका शिल्प से संबंधित हो गया, उसके बाद में फिर आप बात करें तो जितने भी आपके सारे यानी कि बुनियाद से होते हैं, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, वो पाठ्यक्रम उसी के अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर 10वां प्रश्न आपका आता है, लास्ट प्रश्न है, यानी कि बंद स्तरीकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका बंद स्तरीकरण। और सबसे लास्ट प्रश्न है सेक्शन ए का, इसमें आपका आता है कि सामाजिक स्तरीकरण के इस स्वरूप में समाज ऐसे स्तर समूह में बटा होता है जो पूरी तरह से बंद होते हैं, अर्थात व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है, जिसे व्यक्ति या समूह आजीवन बदल नहीं सकता है। चूँकि बंद स्तरीकरण वाले समूह की सदस्यता जन्मजात होती है और इस कारण व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करता है। भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बंद स्तरीकरण वाले समाजों के विभिन्न स्तर समूहों या जातियों में विभिन्न समूहों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य सामान्यतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये आता है आपका यानी कि बंद स्तरीकरण के बारे में। तो दोस्तों ये जहाँ तक था मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता ही दिया है। सेक्शन ए से सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया है। उसके बाद फिर सेक्शन बी का आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिए मत, क्योंकि ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ। उसके बाद फिर आपको आता है खंडवा में केवल आपको 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। इसमें आपका आता है कि दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा पद्धतियों पर दर्शन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा पद्धतियों पर दर्शन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका इसमें आंसर लिखेंगे कि दर्शन और शिक्षण पद्धतियों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसी कारण समय समय पर दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में
भी परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह दर्शन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इस प्रकार शिक्षण पद्धति एक ऐसे व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्य तथा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से प्रत्येक शिक्षक को यदि अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। क्या पाठ्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण है अथवा बालक? यदि पाठ्यक्रम की अपेक्षा बालक अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अथवा उसकी रुचियों तथा क्रियाओं पर नियंत्रण होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते समय बालकों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए अथवा उनके मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंस देना चाहिए? इस प्रकार सभी प्रश्नों के संबंध भिन्न भिन्न दार्शनिकों के अलग अलग मत होते हैं। अतः प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ भी अलग अलग ही है। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम की अपेक्षा बालक के अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में बालक की व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव, स्वतंत्रता प्रकृतिवाद की कुंजी। ये बताया गया है कि स्वभाव तथा स्वतंत्रता प्रकृतिवाद की कुंजी है। इस विचारधारा के अनुयायियों को अटल विश्वास है कि बालक के सम्मुख पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते समय स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत किए जाएं तथा ऐसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाए जिनके प्रयोग से बालक का स्वाभाविक विकास हो सके तथा वह केवल पुस्तकों के चक्कर में पढ़ते हुए प्रकृति की भिन्न भिन्न परिस्थितियों से ज्ञान को स्वयं ही अर्जित कर सके। इस महान कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकृतिवादियों ने हारिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल द्वारा शिक्षण पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति तथा निरीक्षण पद्धति आदि अनेक शिक्षण पद्धतियों को प्रतिपादित किया है। ऐसे ही प्रयोजनवादियों ने भी योजना विधि को प्रतिपादित करते हुए बालक के विकास का मुख्य स्थान दिया है। तो ये शिक्षा पद्धतियों के दर्शन के प्रभाव हैं। उसका फिर दूसरा आता है कि वेदांत दर्शन को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। हेडिंग डालेंगे वेदांत दर्शन का अर्थ। इसमें लिखेंगे कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों के गूढ़ एवं विस्तृत चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। ये बादरायण व्यास 4वीं शताब्दी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समस्त ग्रंथों के सार को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है, जिनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है और यही ग्रंथ वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। बादरायण के कई वर्षों बाद अनेक विद्वानों ने उनके ब्रह्म सूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे हैं और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्म सूत्र में प्रतिपादित वेदांत की व्याख्या की है। इन व्याख्याओं से वेदांत की अनेक शाखा उपशाखाओं का विकास हुआ है। इनमें शंकर जो 19वीं शताब्दी का अद्वैत, रामानुजार 12वीं शताब्दी की विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी का द्वैत, निम्बार्क हैं 13वीं शताब्दी का द्वैत, श्रीकंठ हैं 13वीं शताब्दी का शैव विशिष्ट द्वैत, श्रीपति जी हैं 14वीं शताब्दी का वीर शैव विशिष्ट द्वैत की विशिष्टाद्वैत है और वल्लभाचार्य जी 16वीं शताब्दी के एक शुद्धद्वैत मुख्य हैं, जिनमें शंकर का अद्वैत वेदांत तो पूर्ण रूपेण वेद एवं उपनिषद मूलक हैं, परंतु शेष सभी दर्शनों तथा रस तत्व मीमांसा तो वेद एवं उपनिषदों पर आधारित है, लेकिन उनकी उपासना की पद्धतियाँ वैष्णव, शैव एवं शाक्त आगमों पर आधारित है। वैष्णव, शैव और शाक्त आगमों पर आधारित होने के कारण उन्हें क्रमशः वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शनों के रूप में जाना जाता है। इनमें शंकर का अद्वैत और रामानुजाचार्य का विशिष्टता द्वैत है। वेदांत के दो सीमांत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। शंकर का अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है। आज भारत में जितने भी दर्शन एवं धर्म मानव जीवन में उतरे हुए हैं उन पर वेदांत का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य है। तो ये हो गया आपका वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है वेदांत दर्शन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है
उसके बाद फिर आपका आता है इसमें कि रामानुजाचार्य ने तो ईश्वर का सगुण रूप में स्वीकार किया है, इसका प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन माना है और दार्शनिक चिंतन धारा को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। अतः हम सर्वप्रथम वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को ही समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है गीता सार पर टिप्पणी के चौथा प्रश्न है आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों गीता सार में कि गीता सार निम्नलिखित है। पहला, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किसके व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। दूसरा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है। ये गीता सार के अंतर्गत आता है। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी यानी कि भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तीसरा नंबर आता है आपका कि खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। चौथा, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है और एक क्षण में तुम करोड़ों की स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। तो ये चौथा हो गया, यानी गीता सार के बारे में होगा। पांचवा नंबर आता है आपका कि ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्यों हो। फिर आता है छठा नंबर आपका। छठा नंबर में आपका आता है कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। सातवां नंबर, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। तो ये होता है आपका गीता सारणी की चौथा प्रश्न आपका हो गया। पांचवा प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। अब इसमें आता है प्रयोजनवादी दर्शन के निम्न सिद्धांत हैं। पहला क्या आता है इसमें कि सत्य वही है जो उपयोगी है, ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत हैं, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत। दूसरा, वही सत्य है जो प्रयोजन को सिद्ध करे। तीसरा पॉइंट है आपका कि संसार अनेक तत्वों को क्रियाओं का फल है। चौथा पॉइंट, भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। पांचवा, आत्म एवं पदार्थजन क्रियाशील तत्व है। छठा नंबर है कि परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है। सातवां नंबर है कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आठवां नंबर है कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक है। नौवां नंबर आपका आता है इसमें कि इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। 10वां नंबर है कि सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक है। फिर आता है 11वां नंबर। 11वां नंबर में आपका आता है कि राज्य एक सामाजिक संस्था है जिसमें हम लोग जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इस पे हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपका दर्शन के प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न था। उसका फिर छठा प्रश्न आता है। छठा प्रश्न में आपका आता है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं शिक्षा के, उसका मूल्यांकन के बारे में यहाँ पे आपको मूल्यांकन करना है। इस तरीके से प्रश्न हैं आपके सारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे आपके, कि ये प्रश्न आपके बार बार पूछा गया है पेपरों में। उसके बाद फिर आपका आता है आंसर में लिखेंगे आप लोग
कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उन्होंने शिक्षा के विभिन्न अंगों पर अपना योगदान दिया, जिन्होंने शिक्षा का व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों को चतुर्मुखी विकास करना। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को बालक और समाज दोनों की दृष्टि से निर्धारित किया है। उनका पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान है। उनकी शिक्षण विधि प्रयोजनवाद के गुणों का समावेश है। उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए एक नवीन शिक्षा, जिसे कहते हैं बेसिक शिक्षा, का सूत्रपात किया। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के संबंध में एस पटेल जी ने लिखा है कि गांधी जी के दर्शन का सावधानी से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवादी, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? पूरक होते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है कि गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का समन्वय किया है। उन्होंने आदर्शवाद से शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवाद से शिक्षा योजना तथा प्रयोजनवाद से शिक्षण विधि के सिद्धांतों को लिया है। फिर एस पटेल जी के अनुसार कहा गया है कि उनका यानी कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी और उद्देश्य में आदर्शवादी और अपने कार्यक्रम और कार्यविधि में प्रयोजनवादी है। इस दार्शनिक के रूप में गांधी जी की वास्तविक महानता इस बात में है कि उनके दर्शन में प्रकृतिवादी, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं है, वरन मिलकर एक हो गई है। यानी कि ये तीनों मिलाकर इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया है। तो इस तरीके से गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है वो मुख्य रूप से पहला तो प्रकृतिवाद, दूसरा आता है आपका प्रयोजनवाद और तीसरा जो है वो आपका क्या आता है? उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रकृतिवाद, पहला प्रकृतिवाद, दूसरा प्रयोजनवाद और तीसरा आदर्शवाद। तो ये तीनों मिला के एक पूरक बन जाता है जो इनकी शिक्षाओं में किस तरीके से घुल मिल गया है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे और आप बेल आइकन बजाएंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहेगा। उसके बाद फिर आपका आता है 7वां प्रश्न, जो प्रकृतिवाद के शिक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है आपका प्रकृतिवाद के शिक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आपका 7वां प्रश्न आता है कि प्रकृति के शिक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसमें आंसर लिखेंगे आप कि प्रकृति एक दार्शनिक विचारधारा है जो पदार्थ को यथार्थ एवं आधार मानती है। यह मानती है कि जगत, जीवन और मनुष्य सभी उसी से निर्मित है। इसके अलावा मानव भी एक यंत्र के समान व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में कारण परिणामों का नियम लागू होता है जो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विज्ञानों के नियमों से संचालित होता है, जैसा कि प्रकृति के नियमों में पाया जाता है। और कनिंघम जैसे विचारक महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि प्रकृतिवाद के सिद्धांत में केंद्रीय मत है कि मनुष्य विकासवादी प्रक्रिया का अंतिम उपज के रूप में अभी तक विकसित प्राणियों में सर्वोच्च है। उसके बाद फिर आपका आता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। कौन कौन से हैं? इसमें पहला आपका आता है कि शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुकूल दी जानी चाहिए। दूसरा, बालक शिक्षा का केंद्र माना गया है। तीसरा आपका आता है इसमें कि पुस्तकीय शिक्षा का विरोध होना चाहिए, यानी कि जो पुस्तकीय शिक्षा है उसका विरोध होना चाहिए। चौथा नंबर है कि समाज के दूषित वातावरण से प्रकृति की ओर लौटो। 5वां नंबर आता है कि बालक का विकास मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। 6ठा नंबर आता है आपका शिक्षा का स्थान गौड़ कर दिया जाए, यानी कि गौड़ का मतलब होता है मुक्त कर दिया जाए। 7वां नंबर है
कि शिक्षा में स्वानुभव एवं स्वयं खोज प्रणाली का प्रयोग किया जाए। उसके बाद फिर 8वां नंबर आता है आपका कि बालक को प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 9वां नंबर आता है इंद्रिय शिक्षण पर बल देना चाहिए। उसके बाद फिर 10वां नंबर आपका आता है कि बालक बालिकाओं के लिए सहशिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद फिर 11वां नंबर आपका आता है। 11वां नंबर में कहा गया है कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृता हो। क्या हो? भ्रातृता हो। उसके बाद फिर आपका आता है 12वां नंबर की प्रकृतिवादी दर्शन के स्वभाव स्वरूप शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर जोर दें। फिर मैंने आपको सेक्शन बी के सारे प्रश्न आपको सारी चीज़ बता ही दिया है। खंड सा में आपका आता है यानी कि सेक्शन सी में है। सेक्शन सी में आपको केवल 2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न आता है कि दर्शन क्या है? शिक्षा एवं दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। फिर 9वां प्रश्न आपका आता है कि वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न आपका आता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं अनुशासन का वर्णन कीजिए। तो ये 10वां प्रश्न हो गया। और 11वां प्रश्न आपका आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उच्च शिक्षा में योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको मैं 2-2 प्रश्न करके एक वीडियो अलग से 2 वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में परेशानी ना आए और अच्छे से आपका लेखन पद्धति भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में ये सारे यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के तीनों खंड में जो विभाजित था वो मैंने आपको एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ें बता दिया है। इसमें जो विखंडित थे 3 खंड, तीनों खंड में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के तो सारे प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिया है। सेक्शन सी के मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें 2-2 प्रश्न होंगे, इससे कि आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और अच्छे से आप कॉपी करने में आसानी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न लॉन्ग होने के कारण आपको यहाँ पे ज़्यादा देर तक से समझ में भी नहीं आएगा, इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं बताया जाता है। तो अगली वीडियो तक आप लोग इंतज़ार करिए और मस्त रहिए, आबाद रहिए दोस्तों। इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।